स्वागत है साथियों आप सब लोगों का प्रोफेसर की क्लास में। साथियों आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। साथियों एक चीज तो निश्चित है कि हम कुछ बने ना बने लेकिन एक अच्छे नागरिक जरूर बनेंगे। प्लेटो ने भी कहा था कि भाई एक जो राज्य है उसका निर्माण ओक चट्टानों पर्वत पहाड़ों नदियों से नहीं होता है। उसका निर्माण होता है किससे? व्यक्ति के चरित्र से। तो हमें अपने चरित्र में ऐसे बदलाव करने हैं, हमें अपना चरित्र ऐसा बनाना है। हम समानता होनी चाहिए, हमें दूसरों का सम्मान करना आना चाहिए। हमें क्या बोलते हैं, सत्य, अहिंसा, प्रेम, भाईचारा, ये सारे मूल्य हमारे अंदर होने चाहिए। ठीक है ना? तभी जब हम हमारा चरित्र उच्च होगा तो हमारे देश का चरित्र अपने आप उच्च हो जाएगा। ठीक है? आखिर देश बनता किससे है? हम लोगों से ही बनता है ना? तो इसके लिए ज़रूरी है साथियों कि हम लोगों का चरित्र उच्च हो। जब हमारा चरित्र उच्च हो जाएगा तो हमारे देश का चरित्र अपने आप उच्च और उज्जवल हो जाएगा। तो साथियों ये चीज़ अपने दिमाग में ज़रूर बिठा के रखें। आखिर जो बेसिक शिक्षा है उसका उसकी भी नीड यही है कि कम से कम ऐसे नागरिक तो उत्पन्न किए जाएँ जो देश से, मानवता से, समाज से, इन सब लोगों से एटलीस्ट कम से कम प्रेम करें। ठीक है ना? हर कोई तो डॉक्टर, इंजीनियर, कोई अधिकारी ये सब नहीं बनेगा, है ना? बहुत सारे लोग खेती में भी जाएँगे, कुछ लोग अपना बिज़नेस भी करेंगे, कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करेंगे, कुछ गवर्नमेंट में करेंगे। लेकिन ये सब लोग भारत के सच्चे नागरिक होंगे। ये सब लोग भारत में रहने वाले और विश्व में रहने वाले प्रत्येक लोगों से प्रेम करेंगे और ये मानवतावादी मूल्यों के प्रति सजग होंगे। ठीक है ना? तो ये बेसिक जो है आपका 6 वर्ष से जो 14 वर्ष के बीच में शिक्षा देने का मकसद ये है, कम से कम भई उच्च चरित्र वाले नागरिक पैदा करना, है ना? तो दोस्तों, ये एक छोटा-सा मैंने आप लोगों को मैसेज दिया, जो बहुत पुराना है, प्लेटो से लेके आज तक चला आ रहा है ना? तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ इंटरनेशनल थ्योरी एंड रिलेशंस का पीवाईक्यू 2019 का, ठीक है ना? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि भई किस तरह के क्वेश्चन बनाए थे इन्होंने 2019 के अंदर में और लगभग उसी पैटर्न पे ये अभी भी क्वेश्चन बना रहे हैं, है ना? तो ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है और आप में से जिन भी भाइयों ने लाइक नहीं किया है, वो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि भैया सब्सक्राइब करो। यहाँ पे विजय सर, है ना? विजय सर फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना? क्या करवाते हैं? नेट, जेआरएफ, पीजीटी, सेट, है ना? और भी जो कंपटीशन एग्जाम हो। भाई जो बच्चे ज्योग्राफी से कर रहे हैं, जो सेट वेट वो सॉरी आपका आपका टीजीटी वगैरह का एग्जाम देते हैं, डीएसएसबी का एग्जाम देते हैं, है ना? उनके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देख सकते हैं। तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, वो देख सकते हैं। वो आप कर सकते हो। बीए में हो, बीए और एमए वालों के लिए अभी तो फिलहाल एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन वो भी देखें, उनको भी पता चल जाएगा क्योंकि आगे आने वाले टाइम में तो उनको इस तरह के एग्ज़ाम देने हैं, पीजीटी भी देना है और नेट जेआरएफ का देना है, तो वो भी इसको ज़रूर देखें, ठीक है ना? ब बशर्ते पॉलिटिकल साइंस वाले हों वो। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए लेके आया हूँ मैं। और दोस्तों अभी जो है हमने ये ख़त्म कर लिया इंटरनेशनल रिलेशन एंड थ्योरी और अब हम लेके आएँगे कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स सीपी, है ना? तुलनात्मक राजनीति। लेकिन इसका कोर्स बनने में टाइम लगेगा, 20 से 25 दिन लगेंगे और पहले क्या होगा कि कोर्स डिसाइड होगा कि भई क्या पढ़ाना है। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, टाइपिंग होगी, है ना? टाइपिंग होगी, टाइप वाले के पास जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, पीपीटी बनेगी इसकी। फिर पीपीटी के बाद क्या होगा, फाइनलाइज़ होगा, चेक करेंगे एक बार, है ना? फिर उसके बाद क्लास में ये तैयार हो जाएगा पढ़ाने के लिए। तो थोड़ा-सा प्रोसेस होता है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये चीज़ है और नंबर 2 इस दौरान मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स करवाऊँगा, 6-7 लेक्चर इस बीच में लूँगा और ये क्वेश्चंस तो आपके चल ही रहे हैं, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी दोस्तों, लेकिन लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना,
ये कम नहीं होना चाहिए, इसको तो और ज़्यादा बढ़ा दो आप, ठीक है ना? मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक है ना? तभी मैं लाइव क्लास ले पाऊँगा, तभी लाइव क्लास हो पाएगी, ठीक है? और लाइव क्लास के अपने मज़े हैं। वो क्लास भी क्या जिसमें अनुशासन ना हो, है ना? क्लास में अनुशासन होना तो ज़रूरी है और अनुशासन तभी आएगा जब मैं लाइव चालू करूँगा। अभी क्या है जब मर्ज़ी उठे, जब मर्ज़ी मुँह उठा के आए और हमने लेक्चर दे दिया, ठीक है? जिसने देखा, देखा, नहीं देखा, नहीं देखा देखा। लेकिन जब लाइव क्लास होगी तो आप भी एक पर्टिकुलर टाइम पे बाउंड हो जाओगे, मैं भी हो जाऊँगा। आना ही आना है, लेक्चर लेना ही लेना है, ठीक है ना? तो ये लाइव क्लास बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप या मुझसे कुछ छूट गया है या कोई मुझसे चूक हो गई है, तो आप मेरे को बताओगे कि सर ये इसमें ये गड़बड़ है ना? तो वो सारी चीज़ें ज़रूरी है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चालू करते हैं। उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव क्या-क्या है भैया? तो पहला क्या है विदेशी निवेश में, बिल्कुल सही बात है। जब उदारीकरण कर देते हैं तो उदार का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार से आपने नियमों कानूनों में ढील कर दी है, ठीक है ना? उदार कर दिया है। अब बाहर विदेश विदेश का कोई कंपनी है, वो आपके देश में आके इन्वेस्ट करेगी, पैसा लगाएगी। हो सकता है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा दे, हो सकता या आपसे कच्चा माल खरीदे। तो इससे क्या होगा विदेशी निवेश मतलब आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपने उदारीकरण को अपना रखा है तो दूसरे देश वाले हैं वो आएँगे और वो पैसा लगा देंगे। वो पैसा लगाएँगे आपका कच्चा माल खरीदेंगे, कल कारखाने लगाएँगे, ये सारी चीज़ें वो करेंगे। तो विदेशी निवेश ठीक है, बढ़ा हुआ उत्पादन, भई उत्पादन बढ़ जाएगा, ठीक है ना? जब विदेशी कंपनियाँ आएँगी, तो वो क्या है उनके पास पैसा भी होगा, उनके पास तकनीक भी होगी और उनके पास मशीनें भी होंगी, अत्याधुनिक मशीनें होंगी। तो उससे क्या होगा उत्पादन बढ़ जाएगा, ठीक है ना? बढ़ी हुई बेरोज़गारी, नहीं भैया बढ़ी हुई बेरोज़गारी नहीं बढ़ती है इससे, प्रौद्योगिकी उन्नति, हाँ जी, प्रौद्योगिकी उन्नति होगी भैया आपके यहाँ जब नई-नई तकनीक आएगी, नए-नए उद्योग आएँगे, नई-नई टेक्नोलॉजी मशीनें आएँगी, तो उससे क्या होगा प्रौद्योगिकी उन्नति आपके देश में भी होने लग जाएगी और आपके जो घरेलू बाज़ार हैं, वहाँ के लोग भी उन तकनीकों को, उन टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, उन मशीनों को यूज़ करना चालू कर देंगे और प्रौद्योगिकी उन्नति हो जाएगी। तो ए, बी, डी तो ए इसका सही उत्तर होगा, एक बार हम देख लेते हैं, है ना? तो बिल्कुल सही है, वही चीज़ें लिखी हुई हैं इसके अंदर में, इनको ना ही देखो तो अच्छा है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। निम्नलिखित में कौन-सा गलत है? ठीक है ना? कौन-सा अभिकथन मतलब कौन-सा वाक्य गलत है? वैश्वीकरण का तात्पर्य अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीयकरण है, बिल्कुल सही बात है। वैश्वीकरण के तहत क्या होता है कि भई विभिन्न अर्थव्यवस्थाएँ आपस में जुड़ती हैं। क्या होता है? विभिन्न व्यवस्थाएँ आपस में जुड़ती हैं, उनके बीच में व्यापार होता है, संस्कृति का, सूचना का, तकनीक का सेवाओं का आदान-प्रदान स्टार्ट होता है, ठीक है ना? तो वैश्वीकरण का तात्पर्य अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीयकरण है, ठीक है ना? 2 अर्थव्यवस्थाएँ आपस में मिल रही हैं, बिल्कुल सही बात है। वैश्वीकरण बाजार अर्थव्यवस्था पे बल देता है, बिल्कुल सही बात है भैया ये क्या है? वैश्वीकरण पूरे विश्व को बाजार समझता है, ठीक है? आप कहीं से खरीद सकते हैं माल और कहीं पे भी बेच सकते हैं, कोई रोक-टोक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये एक प्रकार से बाजार अर्थव्यवस्था पे बल देता है। बाजार में क्या होता है? खरीदते हैं और हम बेचते हैं, ठीक है ना? क्या करते हैं बाजार में हम खरीदते हैं और बेचते हैं। तो वैश्विक बाजार के अंदर में भी कोई अफ्रीका की कंपनी है या अमेरिका की कंपनी है, वो बाजार से खरीदेगी माल और यूरोप में या आपका दक्षिण अफ्रीका के किसी देश में, लैटिन अमेरिका के देश में बेच देगी, वहाँ से कुछ खरीदेगी, हमें बेच देगी, ठीक है? तो ये कुछ है, ये वैश्वीकरण बाजार अर्थव्यवस्था पर बल देता है। वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को बढ़ावा देता है। तो ये कथन जो है, ये सही है। ठीक है, ये सही है कथन, ठीक है ना? गलत कथन हमें स ढूँढना है इसके अंदर, ये याद रखना, ये जब भी आप क्वेश्चन करो तो ये पूरा पढ़ना। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन आपने यहाँ तक अभी कथन आपने अपने दिमाग में अगर ये बिठा लिया कि सही है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना? तो आपको पूरा पढ़ना है कि यहाँ पे गलत लिखा है या सही लिखा है। तो वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को बढ़ावा देता है, तो ये बिल्कुल सही बात है भई। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ होंगी, व्यापार के लिए होगी, मुद्रा के लिए होगी, मुद्रा विनिमय दर को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग संस्थाएँ होंगी या उनके बीच में कोई डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो उसके लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ
होगी। तो ये सारी चीज़ें ये बिल्कुल सही बात है। वैश्वीकरण संकीर्ण संस्कृति को बढ़ावा देता है, नहीं भैया, ये संकीर्ण संस्कृति का मतलब ये होता है कि कोई एक संस्कृति, क्या वैश्वीकरण का मतलब क्या, कोई एक संस्कृति नहीं। वैश्वीकरण तो विभिन्न प्रकार की संस्कृति को मिलने देता है। जाओ भैया, अब हिंदुस्तान के अंदर हम क्या बोलते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं, है ना? नया साल मनाते हैं। लेकिन ये कहाँ का है? ये यूरोप का है, ठीक है ना? इसी तरह यूरोप में भी और वहाँ पे भी इस तरह के फेस्टिवल मनाए जाने लगे हैं, जो हिंदुस्तान में मनाया जाता है, ठीक है? तो ये क्या है, ये किसी वैश्वीकरण को वो नहीं करता है, संकीर्ण 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 संस्कृति को बढ़ावा नहीं देता है, ये मिलाता है, ठीक है ना? खान-पान, कपड़े, रीति-रिवाज, रहन-सहन, ये जो कोट है, ये कहाँ की संस्कृति है? ये वेस्टर्न कल्चर का स्टाइल है। हमारे यहाँ तो धोती-कुर्ता वगैरह वो सब चला करता था, लेकिन ये क्या है कि ये वैश्वीकरण जो है संस्कृति को बढ़ावा देता है, ठीक है ना? संकीर्ण संस्कृति को बढ़ावा नहीं देता भाई, ठीक है, हर एक संस्कृति को ये समान नज़र से देखता है और सबको बराबर अवसर प्रदान करता है। तो इसमें सही उत्तर कौन-सा था साथियों? तो ये था, इसके अंदर गलत उत्तर हमें चूज़ करना था, है ना? गलत। तो ये था हमारा गलत उत्तर, कौन-सा था? ये था दोस्तों, ठीक है ना? ये हमारा गलत उत्तर था, ठीक है? तो ये हमारा हो गया, बाकी सब सही थे और हमें गलत छाँटना था। तो ये वाला जो है ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है? ये गलत है। विश्व व्यापार संगठन के संबंध में कुछ कथन हैं, ठीक है ना? दो में से दो अभी कथन सही हैं। अब ये देखो, ये कितनी बढ़िया बात कर रहा है, विश्व व्यापार, दो दो अभी कथन सही हैं, अब ढूंढो भैया। यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच विश्व व्यापार नियमों से संबंधित है। विश्व व्यापार संगठन, WTO। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ये एकमात्र ऐसा संगठन है जो क्या करता है, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य व्यापार के नियमों का ये वो करता है, आपका नियम बनाता है, उनका क्रियान्वयन करता है, उनका संचालन करता है, ठीक है ना? ठीक है। तो और यहाँ पे जो समझौते होते जाते हैं वो सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, सभी राष्ट्रों के उससे लिए जाते हैं, मतानुसार लिए जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी एक के अनुसार होता हो, कोई डिसीजन लिया जाता हो, नहीं, ठीक है ना? तो ये क्या है, ये एक ऐसा संगठन है जो विश्व व्यापार के नियमों से संबंधित है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, विश्व व्यापार की ही बातें होती हैं, आप पर्सनली घरेलू मुद्दा नहीं उठा सकते यहाँ पे। इसकी स्थापना 1996 में की गई थी, ये तो गलत है, ये 1995 में हुआ था साथियों। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, ये सही है। इसके लगभग 680 स्टाफ हैं, नहीं दोस्तों, इसके 640 स्टाफ हैं शायद, है ना? इसके 640 स्टाफ है। और सही विकल्प क्या बनता है, ए और सी, और ए और सी ये बी है दोस्तों। यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इस क्वेश्चन को लेके थोड़ा-सा विवाद हुआ था और कई लोगों के बल्ले-बल्ले हो गए थे। क्या हो गए थे? बल्ले-बल्ले। कहोगे सर ये बल्ले-बल्ले कैसे हो गया था? है ना? अब मान लो किसी एक क्वेश्चन के सही गलत से, है ना? सही गलत गलत से किसी का नेट और जेआरएफ हो रहा होगा, है ना? तो उसका तो बल्ले-बल्ले हो जाएगा, है ना? उसका बल्ले-बल्ले हो जाएगा भाई, है ना? नहीं तो फिर 1 साल 6 महीने मेहनत करेगा, फिर अगर हार्ड बन गया तो दिक्कत। तो कैसे है ये बताता हूँ। यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये 1945 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1945 में हुई थी, लेकिन इसने कार्य करना 1946 में चालू किया था। और एनटीए वालों ने दोनों को ही सही उत्तर कह दिया। मतलब जिसने बी लगाया था उसका भी सही, जिसने ए लगाया था वो भी सही, है ना? तो जिस जिस य कायदे से उत्तर तो ये था, स्थापना तो 1945 में हुई थी, कार्य 1946 में किया था। तो जिसने बी लगाया था भैया उसको भी 1 नंबर फ्री का मिल गया, उसकी बल्ले-बल्ले हो गई। उसकी क्या हो गई? बल्ले-बल्ले हो गई थी इसके दौरान, है ना? ये देखिए, एनटीए ने दोनों को मान लिया। ये देखिए 16 नवंबर 1945 को हुई थी, परंतु 4 नवंबर 1946 से कार्य किया था और एनटीए वालों ने कहा चलो भैया कोई बात नहीं। तो ऐसा बहुत कम चांस होता है कि एनटीए वाला इस तरह से वो कर दे, अदरवाइज या तो वो इसको विड्रॉ करेगा, इसको मानेगा या इसको मानेगा, है ना? लेकिन यहाँ पे दोनों को मान लिया, या क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा, लेकिन विड्रॉ भी नहीं किया, उसने दे दिया। नीचे दो कथन दिए गए हैं भैया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 14 अक्टूबर 1945 को हुई थी, बिल्कुल सही कथन है ये, बिल्कुल सही बात है, फैक्ट है। और इसका तर्क क्या है? इस मुख्य उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है।
तो बिल्कुल सही बात है भैया, इसका उद्देश्य क्या था? इस संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या था कि भाई इसका विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, ठीक है ना? क्योंकि इससे पहले कोई नियम, कोई कानून नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो हानि हुई थी, जो अ, नुकसान उठाया था, वो जर्मनी, इटली और जापान ने ही नहीं उठाया था। जो यूरोपीय देश थे, चाहे वो फ्रांस रहा हो, चाहे इंग्लैंड रहा हो, उनको बहुत नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा। जो इंग्लैंड का जो लंदन है, उसको तो जर्मनी वाला बम 15 दिन तक दिन-रात लगातार बम फेंका, उसको बर्बाद कर दिया था, बिल्कुल तबाह कर दिया था, है ना? उसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया था, बिल्कुल जैसे कहते हैं उजाड़, वो कर दिया था, बिल्कुल राख राख में बदल दिया था। तो सब लोग, हर कोई समझ गया था कि भैया अब युद्ध से कोई लाभ होने वाला नहीं है। और अमेरिका को भी कहीं न कहीं ये एहसास हो गया था कि भई आज तो मैंने बनाया है परमाणु परमाणु, कल को और देश भी तो बनाएँगे, है ना? क्या होंगे? कल कल को और देश भी बनाएँगे, रूस बनाएगा, है ना? रूस बनाएगा, और कोई देश बना सकता है। तो इनके दिमाग में कहीं न कहीं ये चीज़ थी कि भई अब युद्ध जो है ना, युद्ध, वो क्या है? विनाशकारी है, वो सही नहीं है। तो क्यों ना एक ऐसी संस्था बनाई जाए, जो क्या करे कि जो हमारे विवादों को, है ना? जो हमारी समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से वो करे, और जिससे पूरे विश्व की शांति और सुरक्षा बनी रहे, है ना? तो यही उद्देश्य था इनका। तो इन्होंने फिर क्या किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की थी 1945 में, और इसका उद्देश्य था विश्व में शांति फैलाना और सुरक्षा बनाए रखना, ठीक है? तो ये दोनों सही है, व्याख्या भी करता है और है भी सही है। निम्नलिखित में से फिर 2 कथन ठीक हैं, बाकी हैं गलत। विकास के अधिकार को घोषणा पत्र को वर्ष 1986 में साधारण सभा में अंगीकार किया गया था। बिल्कुल सही बात है। सार्वभौमिक घोषणा पत्र जो था, है ना? उसी में ये अगला क्रम है 1986 में, ठीक है ना? इसमें विकास के अधिकार के घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया था। तो जब भी आपसे बात करें कि विकास के अधिकार का घोषणा पत्र कब अंगीकार किया गया था, तो आप याद रखना 1986 में। यह अ, अत अन अनत्य संक्रामक मानव अधिकार है। बिल्कुल सही बात है भैया, ये बहुत ज़रूरी है, इसका विकास का अधिकार, और इस पे बहुत ज़्यादा बल देता है, ठीक है ना? ये जो कथन है ये गलत है, 19 मानवाधिकार आयोग के कार्य करने हेतु ये भी गलत है। तो इसका ए और बी सही उत्तर है। यानी कि इन संस्थाओं को कालानुक्रम कीजिए। तो देखो दोस्तों, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये तो सबसे पहले बना था, 1944 में बना था। उसके बाद है इनको वैसे अगर जैसे आई आई बी आर डी, ठीक है ना? एम आई एम नहीं नहीं सॉरी सॉरी, मल्टी इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है। अच्छा, आगे पीछे मीगा हो गया, ये मीगा, है ना? मीगा हो गया। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, IFC। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA, ठीक है ना? तो ये सारे के सार ये 4 हो गए, ठीक है? तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट की कब हुई थी? 1944 में हुई थी। उसके बाद आता है IDA, 1960 में, ठीक है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। IFC, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। और ये मल्टी इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मीगा, की स्थापना हुई थी। ये क्या होता है? राजनीतिक जोखिम बीमा, है ना? संबंधित सरकार के बिना राजनीतिक जोखिम बीमा की ये सुविधा प्रदान करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। ये सबसे बाद में हुआ था। तो अब देखते हैं कि भाई पहले क्या है? एक एक कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है? यहीं से आपको पता चल जाएगा। 3 1900 ये 56 है, सॉरी 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 सॉरी, 1956, IFC 1956 है। तो 1 3, फिर आ गया 4 IDA, फिर उसके बाद आ गया आपका
आपका मीगा। तो ये क्रम हो जाएगा, आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। आपको ये याद याद रखना है। अगर इनको आप थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मतलब दोबारा से बनाना और उसका विकास करना। तो ये द्वितीय विश्व के बाद जो देश थे वो जो बर्बाद हो गए थे, तबाह हो गए थे, उनके लिए ही प्राथमिक उद्देश्य तो यही था, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो मध्यम आय वाले विकासशील देशों का ऋण प्रदान करता है। पहले क्या था, जो बर्बाद हुए देश थे उनकी सहायता के लिए था, फिर बाद में इन्होंने जो विकासशील देशों को ऋण प्रदान करने के लिए कर दिया। इसकी स्थापना 1944 में वाशिंगटन डीसी में संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। जिसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन कम विकसित देशों में निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन के लिए निवेश, सलाह और परिसंपत्ति सेवा प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की स्थापना 1907 में हुई थी। और मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, यह राजनीतिक, ये मीगा, ठीक है ना, मीगा है, राजनीतिक जोखिम बीमा और ऋण वृद्धि गारंटी प्रदान करती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये मैंने आपको करवा दिया था। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी बना? तो दोस्तों ये कब बना? ये 1946 में बना था। 1946 में क्या था कि आपका यूएनओ जो था वो कार्य करना भी चालू कर दिया था। 1969 में से शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है भैया। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, है ना, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है ताकि फटाफट हम 1000 हमारी फैमिली 1000 प्लस हो जाए और फिर हम लाइव क्लास चालू कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो हर आप कोई भी एग्ज़ाम देख लोगे 10 क्वेश्चन तो आते ही हैं, ठीक है ना, 10 क्वेश्चन आते ही हैं। तो कोशिश करेंगे कि 5-6 साल का कम से कम हम करके तैयार रहें। इनमें से ही क्वेश्चन आएगा, घूम फिर के आएगा, कैसे भी आएगा, आएगा इनमें से ही, ठीक है। तो हमने ये लगभग 9-10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन हमने कर किया है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ। जय हिंद।